हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। टाइम से आ जाया करो बच्चों, बढ़िया टाइम से आ जाया करो, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि बच्चे टाइम से आ भी गए होंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आज की क्लास में देखते हैं, ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास के कुछ गिले शिकवे हैं उनको भी दूर कर लेंगे। और एक बारी मैं आप लोगों के लिए यहां पर प्यारा सा मॉड्यूल खोल देता हूं भाई, ताकि उससे भी आपको एक रेफरेंस मिलती रहे, ठीक है ना। फिर बात करेंगे ICAI मॉड्यूल CA फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया जी। मॉड्यूल भी ओपन हो रहा है आपके लिए। लो जी मित्रों, थ्योरी ऑफ कॉस्ट का मैंने यहां पर खोल दिया है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपका चल रहा है, ठीक है। इसको ही डिस्कस करेंगे। देखो जी, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ कॉस्ट कर्व्स कराए थे और बेसिकली ये शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स थे, ठीक है जी। इन कर्व्स के बारे में एक बार जान लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हाँ कर्व तो पता लग गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉजिक और एक्सप्लेन कर दो। तो राज्य लॉजिक के लिए एक स्पेशल क्लास रखी जाती है, वो क्लास यही है, ठीक है। पहले तुम्हें बताया गया था कि हाँ भाई किस तरीके के कर्व होते हैं, और एवरीवन नोज दैट, अब तक तो सब जानते होंगे कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। तो इसके पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रीजन है ना, क्योंकि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर ऐसे जाता है। तो यहां तक का रीजन तो हमारा क्लियर है, ठीक है। और कॉस्ट कभी फॉल नहीं होती यार, टोटल वाली कॉस्ट कभी फॉल नहीं होती, टोटल खर्चे तो बढ़ते जाते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, इसको हटाओ, ये लप्पूस है। इसके आगे की बात करते हैं। मान लो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, 1 2 0 से करते हैं स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यूज। यहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैं अज्यूम कर लेता हूं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लो जी मैंने अज्यूम कर लिया 100, ये कांस्टेंट ही रहेगी। आपको बहुत प्यार से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, बहुत मस्त मक्खन मलाई तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। आ जाओ जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैं अज्यूम कर लेता हूं। राजे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। क्या अज्यूम करूंगा, जब जीरो प्रोडक्शन है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। फिर इसको मान लो 100 और फिर मैंने इसको कर दिया 300। ये 300 नहीं, देखिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा ना, तो 100 का गैप आ गया। अगला मैंने इसको कर दिया, मान लो आपका काम आसान बनाने के लिए 150 हो गया इसका। अब इसको मैं इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा बाबा, कितना लिखूं, बहुत ज्यादा ही वैल्यू लिख देता हूं ताकि मजा आ जाए। ये लो जी 500 सीधा लिख दिया, बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इतने में ही काम कर लेंगे। और अगली वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर, और ज्यादा इंक्रीज करना है तो इट इज 900। चलो जी, अब ये इंक्रीजिंग रेट से भी इंक्रीज हो गया। ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। इस खेल के साथ खेलेंगे और थोड़े से कर्व यहां पर सीखेंगे। दोस्त देखो, आप इधर जानते हो बहुत स्पेशल तरीके से कि आपको एक फॉर्मूला पहले ही पता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है TFC प्लस TVC। तो इधर मेरे को आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने दो, इधर कैलकुलेट करूंगा टोटल कॉस्ट। एक स्पेशल कॉलम बनाऊंगा, इन दोनों को प्लस करता जाऊंगा। 100 और 0 100, 100 और 100 200, 100 और 150 250, फिर 100 और 500 600, 100 और 900 1000 हो गया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बात बताई थी, उसको कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से दोस्त, मैं यहां पर TVC के बीच का चेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं। स्टार्टिंग में चेंज कभी कैलकुलेट नहीं होता, दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, 100 और 0 के बीच का डिफरेंस 100 होगा, 150 और 100 के बीच का डिफरेंस 50 होगा, 500 और 150 के बीच का डिफरेंस 350 होगा, और 900 और 500 के बीच का डिफरेंस 400 होगा।
है या नहीं है? ये डिफरेंस कैलकुलेट किया है और सेम डिफरेंस कैलकुलेट करो टीसी से। स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि दो वैल्यूज है ही नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 100 है, इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो हमने कहीं 250 में से 200 माइनस करने पड़ेंगे, 50 आएगा। फिर 600 में से 250 माइनस करोगे 350 आएगा, और 1000 में से 600 माइनस करोगे यार 400 आएगा। आप कहीं ना कहीं ये यहां पर चेक कर पा रहे हो कि टीवीसी के बीच का जो चेंज है और टीसी के जो बीच का चेंज है वो बिल्कुल सेम है राजे। इसको ही तो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट चाहे आप टीसी एन माइनस 1 करके निकालो, चाहे टीवीसी एन माइनस 1 करके निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आनंद यादव वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। इतना ओके रिपोर्ट है, तुम्हारा प्यार आया जा रहा है, बस मुझे प्यार चाहिए होता है। तो ये जो आपने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हैं ये भी मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी मार्जिनल कॉस्ट, किसी से भी कैलकुलेट कर लो। ध्यान रखना दोस्त कि ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूले हम तब यूज करते हैं जब आपके आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 चल रहे हैं तभी यूज करते हैं। गलती से अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया आउटपुट 1 से 3 हो रहा है तो 1 के बाद 2 नहीं है ना, तो यहां पर आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल मान लो आपको टीवीसी दिया है, टीवीसी 100 से 400 हो गया और आपको बोल रहा है एमसी कैलकुलेट करो, ये वाली एक ही वैल्यू पूछेगा, एमसी क्यों आएगा ना। तो आप यहां पर कैसे निकालोगे इसको? राजे एक से ज्यादा का चेंज है, चेंज इन आउटपुट कितना है? 3 माइनस 1 करो 2 आएगा, है ना। ऐसे में आप एमसी का फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू, है ना। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज हो। यहां 1 से ज्यादा का चेंज है, 2 3 4 5 जितना भी होता है। तो आप क्या करोगे? 400 में से 100 गए तो डेल्टा टीवीसी आ गया 300। ठीक है जी, डेल्टा क्यू ये रहा 2, डिवाइड कर दो 150 आएगा। और आपको ऑप्शन में 150 भी मिलेगा और 300 भी आएगा, है ना। जो ततैये बच्चे होंगे ततैये गलत करके आएंगे, जो बढ़िया बच्चे होंगे ढासू वो सही करके आएंगे, ठीक है ना। और टीवीसी की जगह टीसी लिखा होता तब भी यही तुम सेम फॉर्मूला करते। बस समझदार हो आप। ओके रिपोर्ट है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, इतना मामला सॉर्टेड है। तो मेरे साथ आओ। देखो दोस्त, मैं पीछे पड़ा हूं यहां पर एबीसी के। अब एबीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन आउटपुट। और दोस्त एबीसी कर्व भी तो हमारा यू शेप होता है नहीं होता? मतलब पहले ये फॉल करेगा फिर ये राइज करेगा। जब टीवीसी की शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो सारे शॉर्ट रन कॉस्ट की शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं तुम्हें चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, इससे ये भी तुम्हें पता लग गया एक तरीके से, सेम तो वैल्यू आई है कि एमसी की वैल्यू पहले 100 50 गिर रही है, फिर 50 से 350 400 बढ़ रही है। देखो ना, पहले गिर रही है फिर बढ़ रही है, तो ये एमसी होता है, ठीक है ना। इसलिए ये यू शेप था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके पीछे रीजन है। एक कर्व के पीछे रीजन जान लो, सबके पीछे के रीजन तुम्हें पता लग जाएंगे। ओके, आगे आ जाओ जी। हाँ, यहां मैं एबीसी के पीछे पढ़ा हूं, तो एबीसी की वैल्यू जरा कैलकुलेट करो येलो कलर से। क्या होता है ये? टीवीसी अपॉन आउटपुट, ठीक है जी। तो टीवीसी 0 है, आउटपुट भी 0 है, तो यहां नॉट डिफाइन कर देते हैं। 100 बटा 1 100, 150 बटा 2 75 होता है अगर किसी को कैलकुलेशन आती है तो। 500 बटा 3 ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18, 166.67 बढ़ गई है वैल्यू। फिर 900 बटे 4, 900 बटे 4, तो राजे 900 बटे 4 होता है आपका 225, इतना ही है ना। तो वैल्यू और बढ़ गई है, तो यहां एबीसी बोल देता भैया मैं भी गिर के बढ़ूंगा। 175 गिरा, 75 से 166 बढ़ा, तो मैं भी गिर के बढ़ूंगा। तो एबीसी कर्व भी यू शेप्ड है। बोलो बच्चों यस, सबके थम्स अप आने चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो क्लियर 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 वाली कहानी आनी चाहिए, या वाई 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 लिख दो जो तुम्हारा मन करे क्लैरिटी से। एबीसी कर्व भी हो गया। अब अगर तुम देखोगे तो लास्ट क्लास में मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका था। अब तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। देखो जी, फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, सारे के सारे लिस्ट बना रखे हैं नोट्स में। एक प्यारा सा फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट, जिसको एटीसी भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है। अभिनव मैं तो रिवाइज करा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। एसी का फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एबीसी, ये होता है। अब आप इधर देखो, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो प्लस करके ये कितना आएगा?
20 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब मान लो एएफसी की वैल्यू 10 से कम होकर 9 हो गई, एबीसी की वैल्यू भी 10 से कम होकर 9 हो गई, तो इसका आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। फिर मान लो एएफसी की वैल्यू 8 हो गई, एबीसी की वैल्यू और कम होकर 8 हो गई, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 और 8 16। तो जब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों गिरेंगे तो ये भी गिरेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब एसी इन दोनों का टोटल है, ये दोनों गिर रहे हैं, तो एसी को भी गिरना बनता है। बनता है या नहीं बनता है? आप मुझे बताओ, बनता है या नहीं बनता है? बनता है। बनता है ना भाई? बनता है नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एएफसी कर्व ऐसे होता है, गिरता गिरता एक टाइम के बाद स्लो गिरावट आती है, स्लो गिरावट आती है। मान लो ये 8 से बिल्कुल 7.5 हो गया, अब ये 8 से 7 हो गया, तो दोनों को प्लस करो 14.5। अब मान लो 7.5 से ये 7.4 हो गया, ये 7 से 6 हो गया, तो दोनों को प्लस करो 13.4। तो राजे मेरा ये कहना है कि ये दोनों कम होंगे, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, तो ऑब्वियसली ये कम होगा। होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो आपको ये बताऊंगा कि शुरू में तो एएफसी बहुत तेजी से गिरता है, तो ये भी तेजी से गिर रहा था 20, 18, 16, लेकिन फिर ये स्लो हो गया, तो इन दोनों में से एक आइटम स्लो हो गया, तो इस पे भी फर्क पड़ेगा। ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, ये चीज मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में क्या है अब वो दिखा देता हूं। भाई मॉड्यूल में एक डायग्राम बना रखा है जो खतरे से खाली नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन उसको आसान कर देते हैं। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा कातिया। इस डायग्राम के पीछे बढ़ जाओ, जहां मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये जो एसी कर्व है, एसी, इसको एसी भी बोल दो, ये वाला यू शेप क्यों है? कारण तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, लेकिन लॉजिक समझ लो यहां से। भाई साहब अगर मैं इस डायग्राम के टुकड़े कर दूं, मान लो एक टुकड़ा मैं कर रहा हूं यहां पर, आपको दिखेगा एबीसी कर्व से इसका लेन देन निकालूंगा, ठीक है, एबीसी कर्व से आपको इसका लेन देन पता लगेगा। अरे एक सेकंड दोस्त, तो एबीसी कर्व और एएफसी कर्व, इन दोनों से मैं, क्योंकि मेरे को पता है ना एसी होता है एएफसी प्लस एबीसी, तो यार एएफसी और एबीसी दोनों गिरेंगे। ये एएफसी है, ये गिर रहा है, ये एबीसी है, ये भी गिर रहा है, तो भाई ये जो हमारा एसी है ये भी तो गिरेगा। इतना ही तो बोलना चाहता हूं, गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा। लेकिन आप देखोगे आपको थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस फील होगा। डिफरेंस क्या फील होगा? चेक करो, मजा आने वाला है। मजा, ये जो कटिंग पॉइंट है ना मेरे पास, ये लो जी, ये वाला कटिंग पॉइंट है, किस किस का कटिंग पॉइंट है? ये एमसी वाला कटिंग पॉइंट है। मान लो मैंने एक लाइन यहां पर डाल दी, ठीक है, मैं यूं कहना चाहता हूं, देखना जरा दोस्त, कि ये जो पॉइंट है एसी बहुत फास्ट गिर रहा है, और इस पॉइंट के बाद अगर तुम देखोगे, कलर कौन सा यूज करूं उस्ताद? लाल यूज कर लेते, इसके बाद ये स्लो गिर रहा है। देखो ना, ऐसे गिरना बहुत फास्ट गिरना होता है, ऐसे गिरना स्लो गिरना होता है। तो पहले ये बहुत फास्ट गिरा, फिर ये स्लो गिरा। ये क्यों ऐसा हुआ आप देख पाओगे, क्योंकि राजे ये एएफसी तो धड़ाधड़ गिर रहा है, उसकी वजह से तो गिरा ये, लेकिन जो हमारा एबीसी था ना, ये बेचारा एबीसी, ये बेचारा एबीसी, ये थोड़ा स्टेबल हो गया यहां पर। यानी कहने का मतलब ये है, एसी होता है एएफसी प्लस एबीसी। अब एएफसी की वैल्यू 10, 9, 8, 7 गिरे जा रही है, एबीसी की वैल्यू देखो गिर तो रही थी, मान लो ये भी 10, 9, फिर ये हो गई 8.5, फिर हो गई 8.4, मान लो ये थोड़ी स्टेबल हो गई, ठीक है ना, गिर तो रही थी। अब देखो टोटल करके देखो, पहले दोनों का टोटल 20 था, दोनों का टोटल 18 था, दोनों का टोटल 16.5, दोनों का टोटल करके देखोगे 15.4। तो यानी जो ये फास्ट गिर रहा था पहले 20 से 18, दो का गैप था, अब वो गैप धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो ये स्लो स्पीड से गिरेगा। ऐवे ही बोल रहा हूं, अगर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं एक लॉजिक समझा रहा था आपको कि देखो एटीसी ये गिरने लग गया, और फिर ये बढ़ेगा क्यों? ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि राज्य ये जो है ना एएफसी,
ये स्लो स्लो गिर रहा है, अब 7 से मान लो 6.5, 6.4, और ये एवीसी है, इसने बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये 8.4 के बाद मान लो बढ़ गया 8.5, फिर मान लो 10.6, ऐसे कुछ बढ़ने लग गया, कोई भी वैल्यूज है तो आप प्लस करके देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 8 से 14, और ये अभी ये थोड़ा सा 15 था, और 10 और 6 16, 17 वैल्यू आ गई, तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी वैल्यू। खैर ये तो वैल्यूज है, मैं ऐसे ही लेकर बता रहा हूं, लेकिन एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये भी पहले फॉल करेगा, तो ये डिपेंड करता है इन दोनों चेलों के बिहेवियर पे, और ये बाद में राइज करेगा तो भी डिपेंड करता है इन दोनों चेलों के बिहेवियर पे। ये ओवरऑल समरी है, ये ओवरऑल समरी है, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, पुरानी क्लास की बात कर रहा था, हमें तो आज नई क्लास की बात करनी है। मैं दोस्त आपको पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। भैया लॉन्ग रन में बहुत सारे कर्व होते हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व दिया हुआ है। इससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको हम प्लांट कर्व भी बोलते हैं। प्लांट का मतलब होता है फैक्ट्री, ऐसा प्लांट कर्व, ठीक है। और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इसको हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं, इसको हम बोट कर्व भी बोलते हैं, बोट कर्व आगे आएगा, बताऊंगा क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं। इसको हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं। बहुत सारी बातें करनी है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में, लेकिन पहले लॉन्ग रन का एग्जैक्ट मतलब थोड़ा और डेप्थ में समझ लो। देखो दोस्त, अब क्लास शुरू हो रही है, मैं तो पिछली क्लास के ऐसे छोटी मोटी बातें कर रहा था, क्लास अब शुरू हो रही है। शुभम भाई ने कुछ बोला है तो देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर वो। शुभम झा, नोट्स कैसे बनाए, जो मैंने दिए हुए उसको टेप दो अपनी कॉपी में और आगे से बना लेना क्लास के हिसाब से। एग्जाम में ग्राफ वाले ना के बराबर ही क्वेश्चन आते हैं सचिन, अगर ग्राफ बना बनाया देते हैं तो वहां पर पॉइंट पूछते हैं वो कि ये पॉइंट क्या दर्शाता है, बताओ। अंशुल को बताओ, कोई एएफसी कभी कांस्टेंट नहीं होता, एएफसी गिरता है हमेशा, एएफसी कांस्टेंट होता है राज्य, ठीक है। बहुत बढ़िया सचिन जी, सचिन जी ने बहुत बार लिख दिया क्लियर, ठीक है। पलक जैन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की सेकंड स्टेज है, ठीक है। अंशु पूछ रही है एटीसी और एसी इक्वल कैसे? अरे इक्वल नहीं है, नाम एक ही है इनका, एटीसी और एसी सेम नाम है, ठीक है, सेम नाम है, ठीक है। ये कोई ऐसे मैंने किसी को बराबर नहीं बोल दिया। एवरेज टोटल कॉस्ट को ही एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। प्रिंस भाई, सीए फाउंडेशन में रैंक नहीं आती, अगर आपके 280 से ज्यादा नंबर है तो आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। कौशल भाई पूछ रहे हैं सर संपूर्णा प्रो बैच में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? राजेश, संपूर्णा प्रो आपके लिए एक बैच बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर आपको बहुत सारी फीचर्स मिलती है। अब जो बच्चे संपूर्णा प्रो परचेज किए हुए हैं उनकी क्लासेस सितंबर के लिए इसी बैच में होंगी, उसको जो एडिशनल फीचर है वो एडिशनल मिलती रहेंगी। और संपूर्णा प्रो जिन्होंने लिया हुआ है उनको जनवरी की भी तैयारी मिल रही है, तो जनवरी की तैयारी के लिए उनके लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर देंगे, जनवरी बैच, वहां पर वो क्लासेस होंगी। बहुत बढ़िया करती हो अनु आप, ठीक है। पंडित जी 280 है, 200 नहीं है, ठीक है जी। अनु गोस्वामी, अगर बिलो 280 है तो कोई कुछ नहीं लिखा होगा मार्कशीट पे, ठीक है। वसीम भाई बहुत बढ़िया बोले हो। अब देखो दोस्तों, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का असली मसला क्या है? देखो जी, शॉर्ट रन वो टाइम है जहां पर कम से कम एक फैक्टर तुम्हारा कांस्टेंट है। अब अपने ना मॉड्यूल ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए दो ही फैक्टर्स की बार बार बात करता है, होते तो 4 फैक्टर्स है लेकिन 2 ही फैक्टर्स एग्जांपल के तौर पे बात करता है, एक लेबर एक कैपिटल। दोनों में से किसी एक को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो आप शॉर्ट रन में हो, ठीक है, लेकिन दोनों को बदलते जा रहे हो तो आप लॉन्ग रन में हो। अपने दिल से बताना मुझे, चाहे अंबानी हो चाहे टाटा हो, कोई भी हो, मान लो लैंड, लेबर और कैपिटल दोनों यूज कर रहे हैं वो, ठीक है जी। इसने लेबर को कांस्टेंट रख दिया, मान लो मैंने निशान बना दिया कांस्टेंट का ये, ठीक है जी, लेबर को कांस्टेंट रख दिया, कैपिटल को किसी भी चीज को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं लेबर
कैपिटल, कैपिटल कांस्टेंट है, मशीन कांस्टेंट है, तो आप शॉर्ट रन में हो। एक फैक्टर कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल है, तो आप शॉर्ट रन में हो। लेकिन दोस्त आपने मशीन इंक्रीज कर दी, मशीन इंक्रीज कर दी, एक की जगह दो कर दी, मतलब मशीन भी आपने चेंज कर ली, तो आप लॉन्ग रन आ गया आपका टाइम। लॉन्ग रन आया नहीं आया? आपने लेबर भी बढ़ा दी और कैपिटल भी बढ़ा दी, तो लॉन्ग रन आया या नहीं आया? फटाक से लाइव चैट में बताओ, लॉन्ग रन आया नहीं आया? लॉन्ग रन आ गया, क्योंकि आपने दोनों बढ़ा दी। अब आज मान लो आपने लेबर कैपिटल दोनों इंक्रीज कर दिए, कल भी दोनों इंक्रीज करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार इंक्रीज कर दिए तो फिर लंबे टाइम के लिए मशीन उतनी ही रहेगी। भाई डेली मशीन इंक्रीज नहीं होती, डेली लेबर इंक्रीज नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि डेली, चाहे टाटा हो, बाटा हो, कोई भी कंपनी हो, डेली सब कुछ इंक्रीज नहीं होता, सारे फैक्टर डेली इंक्रीज नहीं होते, कुछ ना कुछ डेली कांस्टेंट होता है। तो जो हम ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं, वो शॉर्ट रन में ही करते हैं हमेशा। कोई आपसे पूछे कि ऑपरेशन यानी एक्टिविटीज, बिजनेस कौन से रन में होता है, तो शॉर्ट रन में होता है। फिर लॉन्ग रन का क्या मैटर है भाई? अरे लॉन्ग रन का मैटर क्या है? लॉन्ग रन क्यों पढ़ा रहे हैं? लॉन्ग रन क्यों पढ़ा रहे हैं? राज्य देखो 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 देखो, आपने कोई भी एक फैक्टर फिक्स रखा हो, आप प्लान तो करते हो कि मैं लैंड लेबर दोनों में से किसी को बढ़ाऊंगा, दोनों को चेंज करूंगा। तो आप शॉर्ट रन में ऑपरेट करते करते लंबे टाइम के लिए प्लान करते हो कि एक फैक्ट्री और खोलनी है, थोड़ा धंधा और खोलना है, ठीक है? तो आप जिस टाइम के लिए प्लानिंग करते हो वो लॉन्ग रन होता है। लॉन्ग रन को हम प्लानिंग पीरियड भी बोलते हैं, प्लानिंग पीरियड, और पीरियड को हम, टाइम को हम हॉरिजन भी बोल देते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कॉल आई है, क्लास के अंदर ले रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन नाम मात्र एक प्लानिंग की चीज है। असलियत में लॉन्ग रन सिर्फ प्लानिंग के लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के लिए। बाकी तो ऑपरेशन सारे शॉर्ट रन में हो रहे हैं, सारे ऑपरेशन शॉर्ट रन में हो रहे हैं। लॉन्ग रन के लिए सिर्फ प्लानिंग होती है, इसलिए लॉन्ग रन को हम प्लानिंग हॉरिजन बोलते हैं। मामला सॉर्टेड है या नहीं है? ओके रिपोर्ट है, सॉर्टेड है। थैंक यू बंटी शर्मा भाई। ओके 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 ओम, चलो जी, चलो जी, कह देते हैं कि भैया लॉन्ग रन में है, लॉन्ग रन में है। अबे डेली थोड़ी सारे वेरिएबल फैक्टर, मतलब सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाएंगे? डेली मशीनें बदल रही हैं क्या? नहीं नहीं, एक ही बार बदलती है, वो छोटा सा टाइम आता है, ठीक है ना? बाकी तो इसके लिए प्लानिंग चलती है। तो दोस्त अब लॉन्ग रन के बारे में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है। देखो जी, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, ये पॉइंट पेपर में आने लायक है सारे के सारे। पहला, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच फर्म कैन वेरी ऑल इट्स इनपुट्स। वेरी का मतलब होता है चेंज। लॉन्ग रन वो टाइम होता है जहां पर फर्म अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकती है, चाहे वो लेबर हो चाहे कैपिटल हो, दोनों को, है ना? चलो जी, इन द लॉन्ग रन फर्म कैन बिल्ड एनी साइज और स्केल ऑफ प्लांट। कहता है लॉन्ग रन के अंदर फर्म कोई भी स्केल ऑफ प्लांट, प्लांट का मतलब हो गया फैक्ट्री, फैक्ट्री का क्या लेवल होना है, स्केल का मतलब लेवल, किस लेवल की फैक्ट्री रखनी है, कितनी बड़ी कितनी छोटी फैक्ट्री रखनी है, साइज देख लेती है। तो फर्म डिसाइड करती है, और फर्म मूव भी कर सकती है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। मतलब फर्म जब प्लान कर रही है कि नया जमाना आएगा, भैया मुझे नई मशीनरी लानी होगी, नई फैक्ट्री डालनी होगी, तो सारे फैक्टर्स बदलने पड़ जाएंगे, लेबर भी बदलेगी, कैपिटल भी बदलेगी, शायद लैंड भी बदलेगी, है ना? तो जैसे जैसे धंधा फैलता जाता है, आप लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग करते रहते हो, लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग करते रहते हो। तो लॉन्ग रन इज प्लानिंग होरिजन, होराइजन बोल लो, होरिजन बोल लो, एक ही बात है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट, एक तरीके से अभी आपको पढ़ाऊंगा, यानी ये लाइन लिखी है, अ फर्म प्लान फॉर द लॉन्ग रन एंड ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है? ओके रिपोर्ट है। जब मैं आपको लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व पढ़ाऊंगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व थोड़ी देर में पढ़ोगे आप, तो ये क्या शो करेगा? डेपिक्ट का मतलब होता है शो करना। इट शोज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
भैया जो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कॉस्ट होंगी, मतलब जो लॉन्ग रन में आपको इनपुट चेंज करने के खर्चे आएंगे, उसमें और तुम्हारे आउटपुट में क्या रिश्ता होगा, वो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व समझाएगा। अब क्या समझाएगा मैं आगे बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ये लाइन पड़ी है। लॉन्ग रन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हम इनपुट्स बदल रहे हैं, कम से कम खर्चे में हम मैक्स टू मैक्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर लें। सब यही सोचते हैं, कम से कम इनपुट्स में हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सब यही सोचते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो अपने आप में एक अलग से कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई साहब, इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, मान लो 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, तुम्हें कुछ भी बनाना है, ये प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम कितना खर्चा आएगा, कम से कम कितना खर्चा आएगा, है ना। कब? जब तुम सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स को बदल दो। आप सोच रहे हो ना, आप सोच रहे हो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, मैं ये बदल दूंगा तो लॉन्ग रन के अंदर कम से कम कितना खर्चा आना चाहिए मेरे को। एक अगर टारगेट अचीव करना है, तो टारगेट मतलब कोई भी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अगर प्रोड्यूस करना है तो कम से कम कितना खर्चा आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। बस अलग से ही एक लाइन लिखी हुई है और कोई कहानी नहीं है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू दिया हुआ मॉड्यूल में, मैंने इसलिए बताया है बस, वरना इसका कोई खास रेलेवेंस अभी है नहीं। क्योंकि दोस्त, मुझे तो बात करनी है आपसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में। आपको एक डायग्राम समझाना चाहूंगा, मॉड्यूल में दिया हुआ है। मॉड्यूल में एक डायग्राम दिया है, वो मुझे समझाना है आपको। 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाए हुए हैं एक साथ। ये लो जी, एक डायग्राम आपके पास ये गिवन है, एक ये वाला गिवन है। मुझे ये दोनों डायग्राम आपको समझाने हैं, तब बात बनेगी। ठीक है, पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में थोड़ी कहानी बताऊंगा आपको मैं। देखो जी, अगर मैंने ऐसे लिखा है SAC, तो इसका मतलब ये एवरेज कॉस्ट है शॉर्ट रन वाली। मैंने अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना दिया, मान लो ये बना दिया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये क्या दिखाता है दोस्त, ये क्या दिखाता है? आपको पहले इस कर्व को समझना होगा। ये बोलता है अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, मान लो 50 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी आएगी। कोई भी अमाउंट लिखा होगा, मान लो C1। अगर आपको 60 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी आएगी। यानी आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हो, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो शुरू शुरू में एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर आप मान लो यहां 100 पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी आएगी C3। तो देखो, जितना तुम आउटपुट बढ़ा रहे हो, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है ना। लेकिन दोस्त, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो इधर 150 यूनिट का, तो आप हद पार कर रहे हो, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ये है क्या, मेरे दिल से समझो, मेरे दिल के शब्द आएंगे दोस्त। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक प्लांट कर्व होता है। प्लांट कर्व मतलब आपने कोई प्लांट डाला, आपने कोई फैक्ट्री डाली, मान लो इसमें एक मशीन है। एक मशीन का यूज करके, एक बड़ी मशीन है भाई, धुआंधार, एक मशीन का यूज करके तुम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, मशीन इस्तेमाल कर रहे हो और प्रोडक्शन चालू है। मशीन को यूज करके प्रोडक्शन चालू है। तो देखो, अभी मशीन चलाओगे, स्टार्टिंग में मशीन धड़ाधड़ प्रोडक्शन करेगी, लेकिन मशीन की भी एक लिमिट होती है। आप उस लिमिट तक मशीन को यूज करोगे, अगर एक्सेस में यूज करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक परचेज की बाइक या स्कूटी आपने परचेज की, तो कंपनी वाले बोलते हैं अगर आप इसको 60 की स्पीड में चलाओगे तो ये मस्त एवरेज देगी, ठीक है। लेकिन दोस्त, अगर आप इसको 100 की स्पीड में चलाओगे, 120 की स्पीड में चलाओगे, तो ये आपका नुकसान करेगी, ये ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी। समझ रहे हो? ऐसा ही मशीन के साथ होता है। आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे तो एक लेवल पे आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है, फायदा होता जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने आउटपुट ज्यादा ही बढ़ा दिया तो ये आउटपुट बढ़ने से ये कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी तुम चला रहे हो 10 की स्पीड में,
आपने स्पीड बढ़ाई 20 की कर दी तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट और कम आ जाएगी, थोड़ा कम पेट्रोल खर्च होगा एवरेज बेसिस पे। अगर आपने 30 की स्पीड करी और पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी पेट्रोल और कम खर्च होगा एवरेज लेवल पे, एवरेज लेवल पे बोल रहा हूं। अगर तुम 60 की स्पीड पे आ गए तो तुम बेस्ट लेवल पे पहुंच गए हो, सोचो यहां पहुंच गए हो। लेकिन दोस्त अगर आप 70 की स्पीड पे चलाओगे तो तुम्हारा एवरेज खराब हो जाएगी, बाइक स्कूटी की माइलेज खराब हो जाएगी। अगर आप 100 की स्पीड पे आ जाओगे तो और ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होने लग जाएगा। तो वैसा ही कुछ है यहां पर, हर मशीन के साथ, हर प्लांट के साथ ऐसा ही होता है। आप एक लिमिट तक उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, तो वो लिमिट इसके मिनिमम पॉइंट पे पता लगती है, वो लिमिट इसके मिनिमम पॉइंट पे पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है, एक कंपनी है, अभी तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर अभी नहीं आया तो रुक जाओ। एक कंपनी है, इसके पास एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये इसने एक और, ये प्लांट 1 है तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 हो गया। इसने एक और प्लांट डाल दिया और उसका एवरेज कॉस्ट कर्व ये बना दिया, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना हो, मान लो इसका नाम है Q1, तो कितना एवरेज कॉस्ट आएगा आपका? टोटल खर्चा नहीं पूछ रहा, एवरेज कॉस्ट। तो कितना खर्चा आएगा भाई? देखो इसको टक्कर मारो कर्व पे, तो जी इतना खर्चा आएगा C1। ठीक है जी। अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कितना खर्चा आएगा जी? इतना एवरेज खर्चा आएगा। अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कितना खर्चा आएगा जी? इतना खर्चा आएगा। ये कुछ नहीं समझा रहा मैं आपको, बस मैं दिखा रहा हूं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं राजेश समझा नहीं रहा, यानी अगर तुम बोलोगे सर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। बस मेरी बात समझो कि कर्व को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो, लेकिन दोस्त ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास SAC2 भी अवेलेबल है, क्योंकि देखो इस लाइन को लेकर जाओगे तो SAC2 पे भी आ जाएगी। तो कितना खर्चा आएगा? इतना खर्चा आएगा C4। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा तो आप इस पीले वाले SAC1 पे प्रोड्यूस करोगे या इस हरे वाले SAC2 पे प्रोड्यूस करोगे? 1 या 2, 1 या 2 बताना, किस पे प्रोड्यूस करोगे? अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कौन से प्लांट पे? पहले वाले प्लांट पे या दूसरे वाले प्लांट पे? चाहे पहले वाले प्लांट पे आपका खर्चा बढ़ रहा हो लेकिन इतना आ रहा है, दूसरे वाले प्लांट पे करोगे तो खर्चा आपका ज्यादा आ रहा है। किस पे प्रोड्यूस करोगे? 1 पे या 2 पे? 1 पे या 2 पे? 1 या 2? SAC चाहे मत लिखो, 1 या 2 लिख दो बस। 1 लिख दिया मैं समझ जाऊंगा कि 1 बोल रहे हो, और 2 लिखना मत क्योंकि 2 गलत है, ठीक है। ओके ओके। अब मान लेते हैं कि एक और प्लांट खोलने की सोच रहे हो तुम, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको अगर इतना प्रोडक्शन करना है Q4, तो भैया दूसरी मशीन से करोगे तो इतना खर्चा आएगा, ठीक है। और अगर ये तीसरे नंबर वाली मशीन से करने लगे इसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो तुम्हारा खर्चा शायद यहां से इतना बढ़ जाएगा। ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, समझ रहे हो ना? तो कुल मिला के लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। मान लो एक फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, पांचवा प्लांट, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मॉड्यूल में सिर्फ 3 प्लांट के बारे में बताया हुआ है, और जरूरी नहीं है क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल में क्रॉस करके बताए हुए हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वो, बस एक इवेल्युएशन है, और इवेल्युएशन क्या है वो समझा रहा हूं, मॉड्यूल के अंदर ही समझाऊंगा, ठीक है जी। आ जाओ जी मॉड्यूल में। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये वाला डायग्राम कर रहे हैं, है ना, ये वाला। तो बस डिसीजन मेकिंग थोड़ी समझा रखी है, आप देखोगे तो देखो जी, ये बोल रहा है कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप प्लांट ए पे काम करोगे या प्लांट बी पे काम करोगे। तो हम बोलेंगे इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो प्लांट ए पे इतना खर्चा आएगा, प्लांट बी पे खर्चा ज्यादा आएगा। तो ए चूज करोगे या बी चूज करोगे? बाबा ए ही चूज करेंगे क्योंकि कम खर्चा आ रहा है। चलो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप देखोगे बाबा ए पे भी उतना ही खर्चा आ रहा है, और बी वाला ये भी है ना, इस पे भी उतना ही खर्चा आ रहा है, तो किस पे प्रोड्यूस करोगे? तो राज्य भाई
ए पे ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि दूसरी मशीन क्यों लगाए जब पहली मशीन से काम हो रहा है? तो पहली मशीन से काम हो रहा है, दूसरी मशीन क्यों लगाए? तो ऐसे ही इतना अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो सेकंड मशीन पे काम करोगे तो इतना खर्चा आएगा, और पहली मशीन को अगर तुमने फालतू का यूज कर लिया, वो स्कूटी की रेस बढ़ा दी, तो इतना खर्चा आएगा। तो इतना आउटपुट अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो सेकंड वाले प्लांट पे प्रोड्यूस कर लो। अगर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो देखो थर्ड वाला प्लांट भी आ गया। लेकिन तुम किस पे करोगे, सेकंड वाले पे या थर्ड वाले पे? भाई नया प्लांट क्यों डाले? अगर मुझे ये प्रोड्यूस करना है ई, तो मैं इस पे करूंगा, समझे? तो एक तरीके से ये बता रखा है कि आप अलग अलग प्लांट में से कौन से प्लांट को बेसिकली चूज करते हो, बेसिकली चूज करते हो, बस यही बता रखा है और कुछ नहीं है। अरे नहीं कोमल सचदेवा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के भी चांस नहीं है, ठीक है? लेकिन दिया हुआ मॉड्यूल में तो इसलिए मुझे समझाना चाहिए था और मैंने समझाया है, एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है? अब देखो जी, अब आएगा मेन कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ऐसे LAC भी बोल सकते हो। L का मतलब लॉन्ग रन है, एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट ही है। कहते हैं जितने भी तुम्हारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और भी हो सकते हैं, पता नहीं जितने भी हो, इन सबको मर्ज करके एक नया कर्व बनेगा, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। देखो ना, ऐसे मर्ज कर लिया, ऐसे 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 मर्ज कर लिया, ठीक है, अपने अंदर समा लिया इसने, तो ये बोलते हैं जैसे लिफाफा अपने अंदर सामान डालता है ना, तो ऐसे इसने अपने अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व घुसा रखे हैं, तो इसलिए इसको एनवेलप कर्व बोलते हैं। लॉन्ग रन में है तो प्लानिंग कर्व बोल देते हैं, ठीक है? अब मान लो ये एक बोट की तरह बन गया, नैया बन गया, ऐसे कर दोगे तो इसको बोट कर्व भी बोल देते हैं, मतलब नाम तो एम ही रख दिया कुछ भी, ठीक है? ओके रिपोर्ट है। तो देखो जी, अब कितने शॉर्ट रन कर्व्स हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। मॉड्यूल में कितने बताए हुए हैं? मॉड्यूल में आपको 7 शॉर्ट रन कर्व बताए हुए हैं, मतलब इसने भी ऐसे ही बता दिए, ऐसा 7 होना जरूरी नहीं है, बस 7 बताए हुए हैं। तो दोस्त, जो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मैं नीले रंग का कर रहा हूं, ठीक है जी? और जो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 कर्व है, ठीक है? ओके रिपोर्ट है। इन सबको संभालिया इसने अपने अंदर, सबको संभालिया, ओके रिपोर्ट है। अब थोड़ा सा ये देख लो, शॉर्ट रन की मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, एवरेज कॉस्ट ही चल रहा है भाई। अगर मान लो ये शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, तो आप यहां पर इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो और इतनी आपकी कॉस्ट आ रही है, एवरेज कॉस्ट, तो बताओ आपने अपनी फैक्ट्री के मशीन को सही से इस्तेमाल किया है क्या? सही से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे। यहां पर आपको मिनिमम लेवल तक प्रोडक्शन करना चाहिए, यहां तक, समझ रहे हो? तो दोस्त, जो ये गिरता हुआ पोर्शन होता है ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, ये दिखाता है कि आपने अपनी मशीन को पूरा इस्तेमाल नहीं किया, अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट दिखाता है। क्यों? जब तुमने स्कूटी चलाई है तो 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से चला रहे हो, अरे उसको 60 की स्पीड से 50 की स्पीड से चलाओ ना। और लेकिन अगर तुमने स्पीड ही क्रॉस कर दी, आप अगर इतनी स्पीड से चलाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड करनी पड़ जाएगी, समझ रहे हो? तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये आप इतनी चला लेते हो, इतनी मशीन को इस्तेमाल कर लेते हो कि एक टाइम के बाद मशीन बोलने लगती है बस अब रहने दो, तो ये ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है। आप हद से ज्यादा उसको यूज कर रहे हो, अब छोड़ दो उसको, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट हो जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का डाउनवर्ड पोर्शन क्या शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन। और मिनिमम पॉइंट क्या शो करता है? ये शो करता है ऑप्टिमम यानी फुलर यूटिलाइजेशन, कि आप अपने प्लांट का अब बढ़िया यूज कर रहे हो, अब बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, हाँ,
हाँ श्रीवास्तव विकी, सिंपल है, जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपका खर्चा आएगा, तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ती जाती है, लेकिन एवरेज लेवल पे वो पहले कम होती है और फिर बढ़ती है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी भैया, हाँ जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे आ रहे थे, तो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को समा के आया है, ये रहा तुम्हारा। आपको एक खास बात यहां पर बताऊंगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के दो टुकड़े कर दो, एक ये नीले रंग का टुकड़ा, ये है जी डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन, ठीक है, एक ये लाल रंग का टुकड़ा, ये है अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव स्लोप, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव स्लोप। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब गिरता है और जब बढ़ता है तो तुम्हें एक फर्क दिखाई देगा। फर्क क्या दिखाई देगा? शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स को देखते जाओ, ये बड़े चालाक है। शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व को देखो जी, ये शॉर्ट रन का कॉस्ट कर्व है ना, ये शॉर्ट रन का कॉस्ट कर्व है, ये इसका गिरता हुआ पोर्शन है, तो ये गिरते हुए पोर्शन पे टेंजेंट है, टच कर रहा है। SAC2 का भी गिरते हुए पोर्शन पे टच कर रहा है, SAC3 का भी गिरते हुए पोर्शन पे टच कर रहा है। लेकिन देखो जब पॉजिटिव स्लोप होता है ना, तो ये जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं, इसके बढ़ते हुए पोर्शन पे टच करते हैं। ये बढ़ रहा है ना पोर्शन, ये बढ़ते हुए पोर्शन पे टच करते हैं, ये बढ़ते हुए पोर्शन पे टच करते हैं, और ये मिनिमम वाला तो मिनिमम वाले पे करता है। ये बेस्ट पॉइंट होता है, ऑप्टिमम पॉइंट होता है। तो बस ये कर्व के अंदर आपको समझना है कि ये किसको कहां टेंजेंट करता है, टच करता है। ठीक है, ओके जी, ओके। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आया है, तो इसके लिए मैं कुछ कर्व बनाऊं, तो मान लो ये गिरते हुए पोर्शन पे टेंजेंट, ये गिरते हुए पोर्शन पे टेंजेंट, ये गिरते हुए पोर्शन पे टेंजेंट, अब मिनिमम पोर्शन पे टेंजेंट। ठीक है, ये बढ़ते हुए पोर्शन पे टेंजेंट, ये बढ़ते हुए पोर्शन पे टेंजेंट, ये भी बढ़ते हुए पोर्शन पे टेंजेंट। तो ये 7 कर्व्स मैंने बना दिए, बोल दिया ये वाला बेस्ट पॉइंट है, ऐसे करके। तो ये व्हाइट वाला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये शॉर्ट रन वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 ही बनने चाहिए? अबे नहीं, जितने मर्जी बन सकते हैं। हाँ, इससे सौम्य रुक जाओ, क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले कहानी सुन लो। कहानी बहुत डिफिकल्ट है, पहले मुश्किल वाली कहानी सुनो, पहले मुश्किल वाली कहानी सुनो। ठीक है, मुश्किल वाली कहानी सुन ली ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अगर तुम मेरी बात को सुनते रहोगे राज्य, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब लॉन्ग रन के अंदर एक लॉ होता है प्रोडक्शन का, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि मेरे पास 3 फेज है, एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस लॉ के 3 टुकड़े किए हुए हैं। कहते हैं भैया, जब हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं, सारे के सारे इनपुट को 10% से मान लो इंक्रीज कर रहे हैं, तो अपने आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? अगर आउटपुट ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाता है, मान लो 20% से, तो बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है। अगर जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ गया, तो बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, दोनों सेम है, कांस्टेंट है। अगर जितना इनपुट बढ़ाया आउटपुट उससे कम परसेंट से बढ़ा, मान लो 10% इनपुट बढ़ाया है, आउटपुट 5% बढ़ा, तो बोल देते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, इसके 3 टुकड़े किए हुए हैं। 3 टुकड़े समझना दोस्त, जो ये गिरता हुआ पोर्शन है ना, ये बोलता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, मतलब लेस एवरेज कॉस्ट में आप आउटपुट बढ़ाए जा रहे हो, आपको कॉस्ट उतनी बियर नहीं करनी पड़ रही, आपका आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर ये एक कांस्टेंट वाला फेज आता है, गुलाबी रंग से दिखाऊंगा, इतना सा ये फेज आता है, जहां पर आप CRS फेस करते हो, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी जिस रेशो में तुम अपने इनपुट बढ़ा रहे हो उसी रेशो में आपका आउटपुट बढ़ेगा। और जो ये नीले रंग का है, ये वाला नीले रंग का, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को डिनोट करता है, यानी आपको यहां पर जितने इनपुट बढ़ाने पड़ रहे हैं, आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, मतलब एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी, फिर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट उस लेवल का नहीं बढ़ रहा, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, LAC कर्व का डाउनवर्ड पोर्शन क्या शो करता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका अपवर्ड पोर्शन क्या शो करता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका
मिनिमम पोर्शन क्या शो करता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, आएगा भी, आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ तो शिवम गर्ग हल्की थोड़ी है, ठीक है। ओके रिपोर्टर, इतना हो गया तो मुझे कुछ बता देना चाहिए आपको वैसे, यानी कुछ चीजें। लो जी मित्रों, पहले इसको कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू भी तो कराने हैं। एक ये पोर्शन आपके लिए और एक ये पोर्शन आपके लिए। कहता है एलएसी इज टेंजेंट टू फॉलिंग पोर्शन ऑफ एसएसी। कहता है एलएसी जो होता है वो टेंजेंट होता है एसएसी के फॉलिंग पोर्शन में शुरुआत में। कब? जब उसको ये डाउनवर्ड फेस देखना पड़ रहा है, यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा होता है, क्योंकि यहां पे आपने अभी और स्कोप देखना है, और स्कोप बचा है आपके पास प्रोडक्शन बढ़ाने का, ठीक है। और ये वाला अपवर्ड पोर्शन पे टेंजेंट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के, तो इस वाले में आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, क्योंकि यहां पर आपको आउटपुट बढ़ाने के लिए ज्यादा कॉस्ट कैरी करनी पड़ती है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही होती है। ये पॉइंट्स हैं आपके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना। तो आपको ही पता है कि ये जो डाउनवर्ड पोर्शन होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, ये अंडर यूटिलाइजेशन वाला होता है। ये डाउनवर्ड पोर्शन जो है ये कौन सा है? अंडर यूटिलाइजेशन का। इसका मतलब अभी आपके पास कैपेसिटी बची हुई है प्रोडक्शन करने की, आपने अपने रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल नहीं किया है, तो तुम्हारे पास औकात बची है, अभी आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बची हुई है। तो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, अगर आप देख पाओगे, क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है एलएसी का जो फॉलिंग पोर्शन होता है वो टेंजेंट होता है एसएसी के फॉलिंग पोर्शन से, तो इसका मतलब यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है और तुम्हारे पास अभी एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है। क्या बची हुई है? एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है मेरे दोस्त, एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है। हाँ शिवम गर्ग, मैं समझ गया उस चीज को, ठीक है। यानी जो तुम्हारा एलएसी फॉल हो रहा है, नेगेटिव स्लोप है लॉन्ग रन के अंदर, यहां पर हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ये क्यों बोलेंगे, ठीक है। और व्हेन एलएसी इज राइजिंग, जो इसका राइजिंग पोर्शन है वो देख रहे हो, वो टेंजेंट है। कितनी गलती है भाई, ये टेंजेंट है शॉर्ट रन वाले के राइजिंग पोर्शन से ही, तो यहां पर ओवर यूटिलाइजेशन है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव स्लोप है ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को एक्सपीरियंस कराता है, इसे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं, लेकिन ये बताऊंगा इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज क्या होता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे डिस्कस कर लूं कुछ क्विज के क्वेश्चन, तो आप ही मुझे बताएंगे इनका आंसर क्या होना चाहिए। लो जी मित्रों, क्वेश्चन आ गया। जब एलएसी कर्व फॉल होता है और हम अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ये लो जी, ये एलएसी कर्व है, ये फॉल कर रहा है यहां तक, हम अपने आउटपुट को बढ़ा भी रहे हैं यहां तक, तो इट इज वाई, इट इज बिकॉज इट शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यस, इट शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेकिन ये ऑप्शन कहीं नहीं है। इसके पीछे का रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, आपसे क्वेश्चन पहले पूछ लिया, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। मैं थोड़ी देर में पूछता हूं आपसे इसका क्वेश्चन, आगे आ जाओ भाई। प्लानिंग कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं? प्लानिंग कर्व राज्य किसको बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप बताना आंसर। प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं? आई होप हर एक बच्चे को पता होगा। प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं? प्लानिंग, देखो उस्ताद, जो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इसको हम बोलते हैं प्लांट कर्व, लॉन्ग रन वाले को बोलते हैं प्लानिंग कर्व। तो ध्यान रखना ये वाला ही सही आंसर है। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया,
करण, पृथ्वी, कृष, मानसी आर द टॉपर्स। एक और पूछ लूं दोस्त, बताओ एनवलप कर्व किसको बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को, एएफसी को, लॉन्ग रन एवरेज को, या टोटल फिक्स को? यहां आपको 30 सेकेंड्स ही दूंगा। एनवलप कर्व किसको बोलते हैं? ऐसे लप्पू से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, समझाने को तो बहुत कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन में जो एग्जाम रिलेटेड है वो थोड़ी कहानी आसान है, चैप्टर 5 तक। उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है मामला। कोई बात नहीं रितेश मंथन, कोई दिक्कत नहीं है, मान्य कोई दिक्कत नहीं यार, क्या मैटर करता है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हें आंसर तुम यहां दे रही हो, मेरे को दिख रहा है। ठीक है भाई साहब, एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे, थम्स अप कर देंगे कि हाँ ये आंसर तुम्हें पता लग गया। जिस जिस बच्चे को याद आ गया कि एनवेलप कर्व कौन सा कर्व होता है, जल्दी से थम्स अप करेगा, जल्दी से थम्स अप करेगा। मार्जिनल कॉस्ट नहीं होता, एवरेज नहीं होता, टोटल नहीं होता। भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट तो खास होता है ना, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इसको भी मत भूलना तुम। यहां पर सी वाला आंसर होगा। ज्यादातर बच्चे सही है। पृथ्वीराज टॉप पे, प्रियांशु, सरीश, मानसी और काव्या। मानसी कह रही है पोल नहीं चल रहा। मानसी यहां तो तुमने पोल में आंसर भी आ गया तुम्हारा। वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। जिसको नाम पता लग गया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा चल रहे हो। अच्छा जी, चलो जी, अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में आप मुझे आंसर देना। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप उसके बारे में मुझे आंसर दोगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, लो जी। क्वेश्चन है द नेगेटिवली स्लोप्ड या फॉलिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा है LACK। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, कुछ भी बोल लो, इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किस वजह से होता है ये फॉलिंग पार्ट? ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन रीजन क्या होता है? रीजन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है डी पे। सॉरी यार, फिर से मैंने बीच में तुमसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब मुझे पूछना चाहिए, पूछना क्या चाहिए एक्चुअली, क्या है कि मुझे पढ़ा देना चाहिए, मुझे पढ़ा देना चाहिए ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। देखो दोस्त, आपको असलियत में बताता हूं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एडवांटेज, फायदे, फायदे, और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है नुकसान, डिसएडवांटेज। अब मुझे एक बात बताओ, आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा है, तो जब तक आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कम हो रही है, ये आपके फायदे हैं, तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब ये बढ़ रही है, ये नुकसान है, तो ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। राइट? ओके, बहुत आसान काम हो गया। अब थोड़ा सा और देखो इस चीज को। देखो दोस्त, ये फायदे और नुकसान तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या? रीजन क्यों? फायदा किस चीज से? फायदे तो बहुत सारी चीजों से हैं राज्य। अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाकर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कम कर लेते हो, तो दिस इज कॉल्ड एडवांटेज, और ऐसे एडवांटेज को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जब तुम आउटपुट बढ़ाकर अपनी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को बढ़ा रहे होते हो, तो ये डिसएडवांटेज है, और ऐसे डिसएडवांटेज को बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी देखो, ये वाले पोर्शन पे LAC बढ़ रही है, तुम आउटपुट बढ़ाते जाओगे, LAC बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब फायदे, डिस इकोनॉमीज का मतलब नुकसान। ठीक है जी, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार जरा, कंटेंट क्या बोलता है। कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आउटपुट बढ़ाने की वजह से जो तुम्हें एवरेज कॉस्ट में फॉल देखने को मिला है। दैट एंटरप्राइज ऑब्टेन ड्यू टू देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब जब आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे होते हो,
लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहे होते हो, एक्टिविटीज बढ़ा रहे होते हो बिजनेस की, तो तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब एवरेज कॉस्ट ये डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज हो गई। तो आउटपुट बढ़ाने से आपकी अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो आप आउटपुट बढ़ाते रहोगे, है ना, इसकी वजह से आपको फायदा होगा। दिस फायदा इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी। इसका अपोजिट होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। अब ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, या फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, चाहे फायदे हैं या नुकसान है, आपने स्केल बढ़ा दिया, चाहे ये बेनिफिट है या नुकसान है। अरे क्या हो रहा था, वो ऐसे कुछ करते हैं क्या? अरे वाह मेरे को आ गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया हुई है। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो राजे आपको समझना पड़ेगा, इसके रीजन इंटरनल भी हो सकते हैं कंपनी के अंदर के, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं कंपनी के बाहर के। नुकसान यानी डिसएडवांटेज के रीजन इसके अंदर के भी हो सकते हैं रीजन, और बाहर के रीजन भी हो सकते हैं। देखो जी, पहले फायदे की बात कर लेते हैं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे जो कराए गए हैं, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अच्छा जाना मतलब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ है, एडवांटेज हुआ है। किस वजह से एडवांटेज हुआ है? हमारी मेहनत की वजह से। हम कौन है? आपके शरीर से बाहर, आउटसाइडर। तो हमारी मेहनत की वजह से जो आपके पेपर की परफॉर्मेंस बढ़ी है, वो एक्सटर्नल रीजन है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज है। अब तुम कहोगे अरे मतलब टीचर की मेहनत है, स्टूडेंट गया क्या करने गया है? अबे भाई तुम्हारी मेहनत मेन है, बच्चे की मेहनत मेन है। कैसे? तुमने कितनी देर पढ़ाई की है, तुमने क्लासेस ली हैं, ये तुम्हारी मेहनत है भाई। तुमने रेगुलरिटी मेंटेन करी है, तो तुम्हारे जो खुद के सेल्फ एफर्ट है वो तुम्हारे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जो तुम्हारे एफर्ट्स है पर्सनल, वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जो टीचर के एफर्ट्स है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। समझे? ये तो अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। अब झगड़े की बात कर लो, कहीं तुम्हें नुकसान हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, डिसइकोनॉमीज हो गई। ये अगर तुम्हारे पर्सनल रीजन की वजह से ब्रेकअप हुआ है तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। किसी तीसरे बंदे ने ब्रेकअप करवा दिया तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। समझे ना मेरी बात को? समझे ना? जो फायदे हैं वो इंटरनल रीजन की वजह से भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल रीजन की वजह से भी हो सकते हैं। जो नुकसान है इसके भी दोनों हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई मैंने वर्ड यूज करना है इंटरनल इकोनॉमीज, तो इंटरनल रीजन की बात कर रहा हूं मैं, तो राज्य ये इंटरनल इकोनॉमीज है, तो इसका मतलब इंटरनल रीजन की वजह से कोई ना कोई आपको फायदा हो रहा है। जब मैं बोलूं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, तो आप बोलोगे कोई ना कोई एक्सटर्नल, आउटसाइड द इंडस्ट्री, आउटसाइड द फर्म के बारे की वजह से कोई नुकसान हो रहा है। समझ के बात? तो पेपर में लिखा होगा भैया इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में बता दो। तो अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब ऐसे फायदे जो इंटरनल रीजन की वजह से हो रहे हैं। इंटरनल मतलब अब अपने ऊपर मत लेके जाना भाई, कंपनी में आ जाओ, वापस कंपनी में आ जाओ। ठीक है। हाँ नवनीत सुनो, वापस कंपनी, एग्जाम्पल मत जाओ, अब फर्म पे आओ, फर्म पे आओ। हाँ नवनीत देखो, जब फर्म अपना आउटपुट इंक्रीज करती है, आउटपुट इंक्रीज करने से जो उसको कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं, क्या भाई? आउटपुट इंक्रीज करने से शुरू में वो मशीन को बढ़िया से यूज करेगी, उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होगी। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज। समझ गए? ओके। लेकिन दोस्त, अगर तुम्हारी कंपनी की बाहर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से तुम्हें बेनिफिट हो गया, तुम्हारा आउटपुट का कोई लेन देन नहीं था, सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट था या कोई जैकपॉट लग गया, तुम्हारा कंपनी का तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, आउटपुट बढ़ाने का कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें वैसे ही आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, तो ये भी तो इकोनॉमीज ही है, बेनिफिट ही है ना? ये किसी और रीजन की वजह से हुआ है। तो देखो दोस्तों, इंटरनल इकोनॉमीज अक्रू टू फर्म, इंटरनल इकोनॉमीज फर्म को अक्रू होती है, मतलब मिलती हैं
जब फर्म एक्सपेंड करती है अपना आउटपुट, आउटपुट एक्सपेंड करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड कम डाउन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, इसको एवरेज कॉस्ट बोलना चाहिए था। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम डाउन होती है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऐसे बेनिफिट्स हैं जो फर्म को अक्रू होते हैं, मतलब मिलते हैं। किस वजह से? इसके आउटपुट की वजह से नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री का कोई रीजन है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। राज्य ये रीजन ध्यान रखना, एक्सपेंशन मतलब अरे पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट हो रहा है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी हो सकता है, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम सारे रीजन अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ओके। तो देखो भाई साहब, हाँ वो टैक्स वैक्स बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको अलग तरीके से बताऊंगा, अलग सेगमेंट में बताऊंगा। दोस्त, जो इंटरनल इकोनॉमीज के कारण होते हैं वो इंटरनल रीजन होते हैं। इंटरनल को एंडोजीनियस बोलते हैं, मुश्किल वर्ड लॉन्च कर दिया तुम्हें परेशान करने के लिए। और जो एक्सटर्नल रीजन होते हैं उसको एक्सोजीनियस बोलते हैं, एक्सोजीनियस, ठीक है। ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट लेवल ऑफ इंडिविजुअल फर्म, आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अब तुम बोलोगे सर रीजन क्या कुछ हम देख सकते हैं? हाँ भाई, आप रीजन देख सकते हो। पहले इंटरनल रीजन देखते हैं। इंटरनल रीजन भाई साहब देखो, इंटरनल रीजन की वजह से तुम्हें फायदा हुआ तो इकोनॉमीज, नुकसान हुआ तो डिसइकोनॉमीज। टेक्निकल रीजन मतलब जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, जो तुम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो, लेबर की स्किल यूज कर रहे हो। इसको एक बार ना मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको, मॉड्यूल के अंदर लाइन बाय लाइन एक बार सेफ्टी के लिए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इतना ही जानना जरूरी है पेपर के लिए जितना मैं बता रहा हूं। आप टेक्नोलॉजी, मशीन, जो लेबर यूज कर रहे हो, लेबर की स्किल्स है, ये टेक्निकल काम है भाई। अगर आप इसको बहुत स्पेशलाइज तरीके से यूज करते हो तो स्टार्टिंग में तुम्हें फायदा होगा, धीरे में अगर तुम इनको ओवर यूज करते हो तो धीरे धीरे नुकसान भी होगा। आ जाओ मैनेजरियल स्किल पे। भाई मैनेजरियल स्किल क्या बोलती है कि मैनेजमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, पहले मैं छोटा मोटा धंधा करता हूं तो अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट खुद संभालता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब मैं देख रहा हूं। मैंने धंधा फैलाना शुरू किया तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को बढ़ाना शुरू किया। फाइनेंस संभालने वाला अलग है, मार्केटिंग संभालने वाला अलग है, एचआर संभालने वाला अलग है, प्रोडक्शन संभालने वाला बंदा अलग है, ठीक है। तो मैंने अपना मैनेजमेंट को बढ़िया किया तो मेरे को आउटपुट देखने को मिलेगा, बढ़ गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। लेकिन दोस्त ये बहुत ही ज्यादा मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए तो मेरे को छोटे 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 और स्पेशलाइजेशन लेकर आने होंगे। जैसे मैंने फाइनेंस का काम अभी एक बंदे को दे रखा है, फिर फाइनेंस के अंदर 100 बंदे होंगे, काम बढ़ रहा है, बंदे ज्यादा होंगे, है ना। वहां कैशियर का काम कोई अलग करेगा, एंट्री मारने का काम कोई अलग करेगा, कॉस्ट को मैनेज करने का काम कोई अलग करेगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो फिर यहां पर मैनेजमेंट थोड़ी कंफ्यूजन, जैसे तुम्हारा कोर्स कंफ्यूजिंग होता है ना कभी कभी, ऐसे वो मैनेजमेंट भी कंफ्यूजिंग हो सकती है। यहां पर जब तुम अपने धंधे को आगे बढ़ाने लगते हो तो मैनेजमेंट को आपको आगे बढ़ाना पड़ता है। आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन आ सकता है, यानी आप इतनी पावर, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर दूसरों को देना। पहले तुम सब कुछ डिसाइड करते थे, फिर दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्पेशलाइजेशन है, फिर वो अंत तक चला जाएगा, फिर वो बुरी बात है। ऐसे ही दोस्तों कमर्शियल रीजन, फाइनेंशियल रीजन और रिस्क बियरिंग, इन तीनों से शुरुआत में फायदे मिलते हैं, लेकिन ज्यादा ही कर दोगे तो नुकसान भी मिलेगा। फाइनेंशियल रीजन क्या होता है एक एक करके बताता हूं। जैसे कि मान लो तुम फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हो, भैया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उधार ले रहे हो किसी से पैसा, फाइनेंस आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप कर रहे हो, आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, आप दे दनादन बहुत सारा उधार लेने लग गए, आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, अब वो इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, समझे इस बात को। रिस्क बियरिंग, स्टार्टिंग के रिस्क बेनिफिट दे रहे हैं, हद से ज्यादा रिस्क ले लोगे नुकसान भी मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार देख लेना दोस्त, ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बता रखे हैं, टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, फिर मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो कमर्शियल वाला पॉइंट दिया हुआ है वो मटेरियल और कंपोनेंट से दिया हुआ है। अगर आप लार्ज मटेरियल और कंपोनेंट खरीदते हो तो ऑब्वियसली आप बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हो, बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हो तो एवरेज कॉस्ट आपकी कम पड़ती है, क्योंकि तुम बहुत सारी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हो। कमर्शियल का मतलब सेल परचेज, बिजनेस डीलिंग, ठीक है। तो
आपका सेल्स स्टाफ भी उसको बेच देगा, लेकिन हद से ज्यादा आप प्रोडक्शन करने लगोगे तो मार्केटिंग टीम को प्रॉब्लम आ जाएगी, वो बेच भी नहीं पाएगी उसको, फिर डिसइकोनॉमीज आपको आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर का जो मैटर लिखा हुआ है इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये हेडिंग की एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा जी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज पे आ जाते हैं। ये मैंने एक्सटर्नल, अरे आजा आजा, एक्सटर्नल वाले पे आ जाते हैं। मॉड्यूल से ही ये पॉइंट इकट्ठे किए हुए हैं, इसको इसी तरीके से आपको करना है भाई, जिस तरीके से करा रहा हूं। आजा भाई, यानी ये तुम्हारे कंपनी के अपने रीजन नहीं है, ये बाहर के रीजन है। देखो जी, अगर आपको रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट सस्ते में मिल रहे हैं तो उसके बहुत फायदे हैं। अब हद से ज्यादा सस्ते मिलता रहे, तुम ज्यादा ही परचेज कर लो, उतना प्रोडक्शन ना कर पाओ, तो उसके नुकसान भी है। टेक्नोलॉजिकल रीजन, अब तुम बोलोगे सर टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या था? टेक्निकल मतलब आपकी अपनी कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल, मैनेजमेंट, मशीन हो गया, लेबर हो गया। टेक्नोलॉजिकल का मतलब हो गया पूरी तकनीकी बदल गई जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, बाहर की सारी टेक्नोलॉजी बदल गई, 4G से 5G आ गया, 5G से 6G आ गया। ठीक है, तो अगर आप उसको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को देख रहे हो तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। छुट्टी करूंगा, रुक जाओ कृष्णा यार, एक बार बताने दो इसके बारे में यार। ठीक है, इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। ये राजी कहता है जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी, टेक्नोलॉजिकल में जब पूरी होल इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी तो इसको नई टेक्निकल नॉलेज भी होगी तो फायदा होगा। लेकिन ये हद से ज्यादा एक्सपेंशन हो गया, हद से ज्यादा एक्सपेंशन हो गया तो इंडस्ट्री को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसने नुकसान वाली बात एक्सप्लेन यहां नहीं की है। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस आपको एक बार रीड करने हैं। एंसिलियरी का मतलब होता है हेल्पिंग इंडस्ट्री, जो भी आप धंधा कर रहे हो उससे रिलेटेड हेल्पिंग इंडस्ट्री खुल रही है। बस मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज माई होमवर्क, कि आप प्लीज इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है ना, होमवर्क फ्रॉम माई साइड है ये, आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स एक बार मॉड्यूल से रीड करने हैं। मैंने शायद दूसरी बार आपको दिया है होमवर्क, राइट, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो जो मैंने कंटेंट कराया उसके ऊपर ही बनेंगे। अभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। लो जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का क्वेश्चन ये वाला पूछूंगा आपसे। कहता है जो पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ये वाला, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो करता है, लेकिन रीजन क्या होता है इसका? राज्य, इसका रीजन होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका रीजन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज विल बी द राइट आंसर। ए वाले के साथ जाएंगे और बोलेंगे भले भले। आपको यह बताना है एक्सटर्नल इकोनॉमीज के रीजन क्या होते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल या लॉ कॉस्ट। पानी पी लेता हूं, सही कह रहे हो आप। ठीक है, बताओ जी बताओ। एक्सटर्नल इकोनॉमीज किस वजह से होती है? का रीजन एक्सटर्नल इकोनॉमीज, अरे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट, बेनिफिट किस वजह से है? लॉन्ग रन का इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये शॉर्ट रन वाले भाई, लॉन्ग रन के मैटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, उससे मैटर, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो वो मैटर नहीं करता। हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। अभी आपको समरी दूंगा, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। कहता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज के कारण क्या होते हैं? ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या नन ऑफ द अबव। अभी जो तुमने पढ़े थे, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्री था या नहीं था? बस ऐसा ही क्वेश्चन यहां से आता है, ये दिया हुआ ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज अलग है, वहां टेक्नोलॉजिकल नहीं लिखा साफ, इसलिए टेक्नोलॉजिकल वाला आंसर इसका ठीक नहीं होगा। कहां गया है ना, टेक्नोलॉजी लिखा नहीं है, कॉस्ट की बात की है भाई, इसलिए ए वाला आंसर है। ठीक है जी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज कैन बी अचीव्ड थ्रू, एक्सटर्नल इकोनॉमी इन चारों में से किस रीजन के थ्रू अचीव हो सकती है? भाई रीजन वही है
जो उसमें लिखे थे, इन चारों में से कौन सा रीजन लिखा था? मैं बोलता हूं एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज लिखा था। ये रीजन है। आप बोलोगे कैसे सर? मैंने बोला था रीजन, वो आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया है पढ़ने के लिए, वो ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, राइट। ये पॉइंट आपको हेडिंग तो ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको जानने जरूरी हैं। लो जी, एक क्वेश्चन ये रहा, कहता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑब्टेन्ड बाय। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन ऑब्टेन करता है, किसको मिलती है? बहुत सारे कारण है, लेकिन यहां पर आपको मेन कारण बताना है जो आपको दिख रहा है। शिवानी, रावत मैनेजरियल इंटरनल का होता है, ठीक है। देखो जी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज के पीछे बात ही बोली हुई है, जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ग्रुप ऑफ फर्म को बोलते हैं पूरी इंडस्ट्री। आउटपुट से कोई लेन देन नहीं होता, तो स्मॉल प्रोडक्शन लार्ज प्रोडक्शन मैटर ही नहीं करता वहां पर, ठीक है। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे तो बता दिया। एक फर्म इंटरनल इकोनॉमीज अपने अंदर अंदर, जब पूरी इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है तो वो ग्रुप ऑफ फर्म है। चलो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर एंजॉयड। एक्सटर्नल इकोनॉमीज कौन एंजॉय करता है? अ फर्म एक्सपेंड या बाय लार्ज प्रोड्यूसर। देखो दोस्त, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल या इंटरनल आना चाहिए था। इंटरनल इकोनॉमी, एक फर्म जब अपना आउटपुट एक्सपेंड करती है और बड़े बड़े प्रोड्यूसर बन जाते हैं तब भी होता है। दोनों ही इसके आंसर सही हैं, तो यहां पर सी वाले के साथ जाएंगे इधर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो दोस्त, जो मेन बात तुम्हें बताने जा रहा हूं मैं, आजा आजा आजा। देखो भैया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, अगर आपको ये ध्यान है तो आपकी आज की क्लास सक्सेसफुल है। अगर आपको ये ध्यान है तो आपकी आज की क्लास सक्सेसफुल है। बस प्लीज ललित, देखता हूं उसको भी। देखो जी, ये जो फॉलिंग पोर्शन होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका रीजन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है जी। जो ये राइजिंग पोर्शन होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, ये इंडिकेट करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका रीजन होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन दोस्त, जो ये कांस्टेंट पोर्शन है, इसमें इकोनॉमीज ऑफ डिस इकोनॉमीज किसी को स्टडी नहीं करते। ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये एलएसी का ये वाला, ये फॉलिंग पोर्शन है, नेगेटिव स्लोप है। ये एलएसी का राइजिंग पोर्शन है, ये पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन आज के टाइम में जो आईटी फर्म्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फर्म होती है, उनका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज के टाइम में वो कहते हैं भैया हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे लाइन की तरह गिरता है और हमारे यहां कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल चलते हैं, ये फिर ऊपर नहीं बढ़ता। ऐसी एल शेप होती है। कैसी शेप होती है? एल शेप्ड कर्व होते हैं आज के टाइम में। ये एक्सपीरियंस किया गया है, आज के टाइम में ऐसे कर्व होते हैं। ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया फिर डराने की कोशिश करे, मैं दिखा भी देता हूं। दिखाने की जरूरत क्या है, मैंने बता दिया, तुम मान ही लो यार। ये लो जी, ये पॉइंट छोटा सा अंदर लिखा हुआ है, तुम क्या ही पढ़ोगे इसको, मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। यानी सच और झूठ दोनों बता रखा है। आज के टाइम में ये बातें नहीं होती हैं, ये होती हैं। ये नहीं होती, ये होती है। खत्म कहानी, ठीक है जी। ओके, रिपोर्ट है दोस्त। एक बार आपके डाउट्स लेने से पहले मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के कितने कर्व पढ़े हैं आपने? टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 3 कर्व। एवरेज कॉस्ट,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, 3 और 3 6, और 7वां मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में सिर्फ आपने एक ही कर्व पढ़ा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सिर्फ एक ही पढ़ा है। जितना आपको कंटेंट बताया है उतने पे ही आप स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब कुछ बच्चों ने कुछ पूछा है, और राज वर्मा मैंने आपको तीसरी क्लास में बताया था प्रोडक्शन फंक्शन की रिटर्न्स टू स्केल का पूरा लो, सेल नहीं है स्केल है, ठीक है जी, ओके। यार एक तो ये छोटा कैसे होता है सर, इकोनॉमिक्स में कितने नेगेटिव मार्किंग है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ललित सर। छुट्टी कर दो, तनु लो हो गई छुट्टी। छुट्टी पता कैसे होती है? जो तुम्हारे पास फोन या लैपटॉप है ना, उस पर स्विच ऑफ कर दो, ऐसे टक हो गई छुट्टी। फिर जब तुम्हें क्लास लेनी हो तब ले लेना, ठीक है। और जो तुम बीकॉम वगैरह का कोर्स कर रहे होंगे ना, उसमें लॉन्ग रन में तुम्हें बहुत सारे कर्व पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन में इतना ही है। तो हाँ शुभम जी, यहां से नोट्स बना सकते हो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। डीपीपी के टफ थे, समझ नहीं आए, टफ नहीं, क्वेश्चन टफ थे, समझ नहीं आया। अच्छा करण, अब हो जाएंगे वो, क्योंकि अब मैंने आपको करा दिया कंटेंट। गणेश भाई रिफ्रेश कर लिया करो एक बारी, और कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उससे। हाँ मयंक शर्मा, कंफ्यूजन तो रहेगा ही, क्योंकि कंटेंट तुम्हारा क्लैरिटी के साथ मॉड्यूल में गिवन नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल ही घुस के नहीं पढ़ा सकता। मैं अगर आपको यहां बिल्कुल घुस के पढ़ाने लग गया ना, देखो देखो अभी तुम्हें बताता हूं, कुछ बताता हूं। अरे लेबर स्किल कल्पेश मैंने आपको बताया ना, इंटरनल है वो, ठीक है। आस्था मॉड्यूल के भी क्वेश्चन करने हैं और पीवाईक्यू भी करने हैं भाई। हाँ सुब्रा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स दोनों हो सकती है। नीलेश भाई पूछ रहा है कितने लड़के हैं इस बार पीडब्ल्यू में, क्या बात कर दी यार। प्रिंस कोई बात नहीं, एक बार नोट्स के अंदर से रिवाइज कर लेना उसको। आउटसाइडर की वजह से प्रिंस नुकसान हो तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स हो जाएगी। हाँ शुभम झा भाई बिल्कुल उस्ताद जी। रोशन कुमार भाई, रोशन कुमार झा आपका पूरा नाम है ना सर? प्लीज टेल अगेन। रमन कुमार, एमसीसी, एमसीसी क्या भाई? मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप्ड होता है, पहले फॉल करता है फिर राइज होता है। कृष्णा राय पूछ रहे हैं मॉड्यूल्स में कहां है रिटर्न्स टू स्केल? भाई तू छोड़ दे मॉड्यूल को, मैंने बता दिया ना, उतना कर ले। मैंने दिखाया भी था जब आपको रिटर्न्स टू स्केल कराया था, आप शायद उस लेक्चर में थे नहीं। पलक जैन ने पूछा है सर प्लीज एमसीक्यू 29 बता दीजिए। लो जी पलक जैन, आपके लिए आ गया एमसीक्यू 29। देखते हैं कहाँ है उस्ताद। ओके नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। टेबल को देख के होगा, टेबल को देख के। कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कब होता है? भाई तब होता है जब एमपी फॉल कर रहा होता है। लेकिन एमपी से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, ऊपर टेबल है ना, उसमें एमपी नहीं एमसी दिया हुआ है। अब मैंने आपको एक बताया था कि दोस्त एमपी अगर ऐसा होता है ना, तो एमसी इसकी मिरर इमेज होती है एक तरीके से। तो जब एमपी फॉल हो रहा हो ना, एमसी राइज वाला पोर्शन देखो, जहां पर एमसी राइज हो रहा है, सॉरी हाँ ये फॉल हो रहा है ना, हाँ तो राइज वाला पोर्शन देखो, जहां एमसी बढ़ेगी वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है ना। तो एमसी कहां बढ़ेगी, आपको एमसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस टेबल में। एमसी कैलकुलेट करो, जहां आपको एमसी बढ़ती हुई दिखे, मैं बता ही देता हूं कहां एमसी बढ़ेगी, डिफरेंस निकाल लेते हैं। छठी यूनिट पे आएगी 80, इस वाली यूनिट पे आएगी 70, और इस वाली यूनिट पे आएगी 60, इस वाली यूनिट पे आएगी 70, है ना। तो एमसी की वैल्यूज टीसी का डिफरेंस ही होता है, राइट। इस वाली यूनिट पे आएगी आपकी 80 और इस वाली यूनिट पे आएगी 90। यहाँ तो कम होती जा रही है, इधर तक, इधर बढ़नी स्टार्ट हुई है, तो ये डिमिनिशिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट, ठीक है ना। फोर्थ के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ पे भी आपको डिमिनिशिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फोर्थ के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे आइडिया, मुझे लग रहा था कि किसी ना किसी बच्चे ने को पूछना चाहिए था, लेकिन तुमने पूछा नहीं यार। जिस बच्चे ने पूछा उसके लिए बढ़िया है, चलो ठीक है, दूसरों को पता लग गया। चलो जी उस्ताद, आ आ आ आ आ आ, आ। मुझे कुछ कहना है तुमसे, मुझे कुछ कहना है।
मैं कुछ कहना चाह रहा था तुमसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाह रहा था यार, इंपॉर्टेंट चीज। यस यस यस, देखो दोस्त, अगर मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट के डेप्थ में घुस गया ना, बिल्कुल ही अंदर घुस गया, तो उससे दो बातें होंगी। एक तो आपके भेजे के अंदर इको ज्यादा घुस जाएगी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल ही डेप्थ में घुस गया तो इको तुम्हारे भेजे के अंदर पक्का घुसनी है, ठीक है। बिल्कुल ही मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़िया टाइम लगाने लगा तो मस्त आपका मजा आ जाएगा, हो जाएगा आपका काम। नहीं, लेकिन इससे नुकसान देखो, आपका लॉ का सिलेबस, अकाउंट्स का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, ये भी आपको करना है। और पता कब तक? अगस्त के महीने तक, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है। अगर आपने अगस्त के महीने में सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन नहीं की तो एग्जाम में लाले हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो मेरे को अप्रोच जो यहां पर सेट करनी पड़ रही है उसको तुम समझो, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सेट करनी पड़ रही है दोस्त। जो जो मेरी बात से एग्री करता हो, प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सेट करनी पड़ रही है, ठीक है। ये हो गया। और जो जो मैं तुम्हारे आगे मैं बताऊंगा अभी, जो बच्चों के डाउट सेशंस है ना, वो भी कवर अप कर लेंगे, हर एक चीज कवर अप कराऊंगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। तो ये मेरी अप्रोच है अभी हाल फिलहाल, लेकिन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, मैं आपको बिल्कुल ही डेप्थ में ले जाऊंगा। आप बता देना सर ये वाला मोड ठीक है या एग्जाम ओरिएंटेड मोड ठीक है, जिस हिसाब से तुम बोलोगे उस हिसाब से हम कराएंगे। लेकिन आज नहीं बताना कोई भी, आज कंसीडर ही नहीं होगा, देखूंगा ही नहीं, कल देखूंगा, लाइव क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक से, बिल्कुल जीरो से उठा के स्टार्ट कर लेंगे फिर। ओके, लव यू एवरीवन भैया, क्योंकि मेरे को मैनेज करना है तुम्हारा टाइम यार। अब मान लो तुम 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चारों की 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हो, मान लो 8 घंटे हो गए, किसी एक सब्जेक्ट की क्लास कम हो रही है तो मान लो 7 घंटे की तुम ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो यार। अब तुम्हारी सेल्फ स्टडी कहां गई? जो भी किया है उसका रिवीजन कहां गया? जो भी किया है उसकी डीपीपी कहां गई? इनके लिए भी तो टाइम है भाई, है? तुम कैसे ये सब करोगे, है ना? तो मेरे को उसके अंदर बहुत सोचना पड़ता है, तो इसलिए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। ये वाला जो एग्जाम है ना सितंबर अटेम्प्ट बहुत जल्दी हो गया, लेकिन किसी भी तरीके से किसी बच्चे को ये अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है, पेपर देना ही देना है हर हालत में। कुछ भी हो जाए पेपर देना जरूर है, कुछ भी हो जाए पेपर देना जरूर है, क्योंकि फाउंडेशन में मैटर नहीं करता कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे, मैटर करता है इंटर से, है ना? पेपर देना ही जरूर है। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है उस्ताद। लीडर बोर्ड आपके सामने शो कर देता हूं आज की क्लास के टॉपर्स। दिव्यांश, आयुषी, इजान खान, अंशिका, देवांश, काव्या, वीरेंद्र, फैजान, खुश, सुजान कुमार। तो दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है, अगली क्लास में नया स्टार्ट करेंगे और फिर मजे आएंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। लव यू लव यू लव यू एवरीवन। बस प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्यार पूरा अपरंपार तुम बच्चों को मिलता आया है, वो साथ में रहना चाहिए, है ना? आज की क्लास में इतना ही। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा था ना सुधांशु, क्योंकि फाउंडेशन में रैंक आती ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है रैंक का।